तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे एक नए प्रश्न पर। जो प्रश्न है हमारा मास्टर ऑफ हिस्ट्री का MHI 101 का प्रश्न यह है कि मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद के उदय के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर सामंतवाद क्या है। ठीक है, तो सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर जो भूमि होती है वो राजा की होती है। कोई जमीन है, मान लीजिए वो राजा की है, और उसकी सेवा, उसके बदले में सेवा मिलेगा राजा को। तो जिस व्यक्ति को वो भूमि दी जाती है उसके बदले में वो व्यक्ति राजा की सेवा करता है बहुत तरह के, कभी सैन्य बल से, कभी खुद राजा के दरबार में हाजिर होकर, मतलब बहुत तरीके से वो राजा की और राजा का सेवा भाव प्रदान करता है। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे सामंतवाद के रूप में फैला दिया गया। तो मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद का जो उदय हुआ उसके कौन कौन से सिद्धांत थे उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखते हैं, और भूमिका में लिखेंगे हम लोग कि मध्ययुगीन यूरोप में जब रोमन साम्राज्य जो था, जब वो पतन हुआ उसका, ठीक है, तब यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो अव्यवस्था फैल गई। मतलब जो यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें गिरावट दिखाई दिया और वो अव्यवस्था हो गई। ना तो कोई मजबूत केंद्रीय शासन था और ना ही लोगों की सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था थी बची थी। ठीक है, ऐसे समय में धीरे धीरे एक नई व्यवस्था विकसित हुई जिसे सामंतवाद कहा जाता है। मतलब मान लीजिए कोई सिस्टम बहुत पुरानी चला आ रहा था, अचानक उस सिस्टम ने, कोई मान लीजिए किसी राजा का राजत्व चला आ रहा था, अचानक वो राजा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके जो प्रजा होते हैं वो भारी संकट में पड़ जाते हैं, तब एक नए राजा का उदय होता है या फिर एक नए सिस्टम का उदय होता है। तो उसी सिस्टम का नाम था यहाँ पर सामंतवाद। ठीक है, एक नई व्यवस्था चालू हुई और जिसका नाम दिया गया सामंतवाद कहलाया। सामंतवाद मूलतः भूमि, सुरक्षा और सेवा पर आधारित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था था। मतलब सामंतवाद मेनली क्या था, भूमि की सुरक्षा करेगा और सेवा भाव अर्पित, मतलब अर्पण करेगा। यही थी उसकी आ, मतलब जो मूल विशेषता या फिर उसका काम। ठीक है, तो मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद के उदय के सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला नंबर बिंदु आता है रोमन साम्राज्य के पतन का सिद्धांत। देखिए, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय शासन समाप्त हो गया, कानून, सेना और प्रशासन कमजोर पड़ गए। मतलब जब केंद्रीय सत्ता नहीं रही तो यहाँ पर जो कानून था, जो सेना थी, जो प्रशासन थे, वो सभी के सभी कमजोर पड़ गए। तो ऐसे में स्थानीय शक्तिशाली लोग उभर कर सामने आए और उन्होंने धीरे धीरे भूमि व सत्ता पर अधिकार कर लिया। यही सामंतवाद की शुरुआत बनी। मतलब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो शक्तिशाली लोग थे उस इलाके में, वे लोग सामने उभर कर आए और उन्होंने भूमि पर कब्जा किया और उन्होंने शुरुआत कर दिया सामंतवाद की। तो दूसरा नंबर कारण क्या है, बाहरी आक्रमणों और असुरक्षा का सिद्धांत। देखिए, मध्य युग में वाइकिंग, हुण और मेजिया जैसे आक्रमणकारियों के हमले होते रहते थे। मतलब बाहरी देशों का आक्रमण होता रहता था, तो राजा जनता की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय सामंतों पर निर्भर हो गए। सुरक्षा के बदले सेवा देना सामंती संबंध बना। देखिए, क्या होता था, मैंने कहा सुरक्षा देना, सेवा भाव करना उनका काम था। जब राजा कभी बाहरी आक्रमण के कारण, जब किसी कोई भी राजा जब कमजोर पड़ गया, तो वे लोग जो उनके नजदीक की जो, मतलब पूरे निर्भर तरीके से, मतलब जो लोग उन बाहरी आक्रमणों का जवाब दे सकते थे, ऐसे लोगों के साथ राजा मिले और सबके सुरक्षा के लिए बात की। तो सभी लोग मिल गए। मिलने के बाद उनकी सुरक्षा के बदले, मतलब वो जो सामंत थे वे लोग राजा से मिले और उनसे बातचीत करने के बाद सुरक्षा के बदले सेवा देना मतलब सामंती संबंध बना। मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, राजा को सेवा देना शुरू कर दिया ऐसे करके। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी इलाके में कोई आदमी कोई बाहरी आक्रमण करता है, तो वहां पे जो और जो लोग हैं, ठीक है, जिसे सामंत कहा जाता था, वे लोग अलग से बहुत ही पावरफुल तरीके से रहते थे। वे लोग राजा को सेवा भाव देते थे। सेवा भाव मतलब लड़ाई से बचाना, बाहरी आक्रमणों से बचाना, तो राजा उनसे मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे वे लोग सेवा, मतलब संबंध में बदलते गए। मतलब उनका क्या संबंध बना, कि सेवा भाव देने वाला सामंती संबंध। ठीक है, तीसरा है भूमि आधारित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत।
उस समय न उद्योग थे और ना ही विकसित व्यापार। मतलब वो एक ऐसे समय की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में एक ऐसे समय की बात हो रही है जहाँ पर ना कोई फैक्ट्रीज थी और ना कोई व्यापार चलने का कोई ज्यादा मतलब सहज कोई साधन था। तो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो खेती पर ही निर्भर होती थी और भूमि पर। ठीक है। तो जिसके पास भूमि थी वही शक्तिशाली था। उस समय एक ऐसा मतलब वो एक ऐसा समय था जिसके पास ज्यादा भूमि थी वो ज्यादा शक्तिशाली था। इसी कारण भूमि का बंटवारा और नियंत्रण सामंतवाद का आधार बना। इसी कारण सामंत वालों ने भूमि का बंटवारा किया और भूमि का बंटवारा करते समय अपने हिस्से में ज्यादा रखा। ठीक है। चौथा नंबर है मैनर प्रणाली का विकास। देखिए सामंतों की जागीरें मैनर कहलाती थी। मतलब मैनर प्रणाली का विकास, मैनर का मतलब क्या है, जो सामंतों की जो जागीर है, जितनी उन लोगों की जागीरें हैं उन सबको मैनर कहलाते थे। मतलब कहते थे किसान उसी मैनर में रहते, खेती करते और सामंत को कर वो सेवा देते थे। देखिए भूमि जो होती थी वो किसान की नहीं होती थी। भूमि होती थी या फिर जमीन जो होता था वो किसका होता था, सामंत का होता था। किसान उस पर खेती करता था और उसके बदले में उस सामंत को कर चुकाता था। तो बदले में सामंत क्या करते थे, उस किसान की सुरक्षा करते थे। ठीक है। उस किसान की सुरक्षा करना सामंत का काम था। और सामंत जो किसान था, किसान की सुरक्षा करना सामंत का काम है। और सामंत जो है किसान जो है वो सामंत के खेतों में काम करके उसे कर देता है। तो इस व्यवस्था ने सामंतवाद को और मजबूत कर दिया। पांचवा नंबर क्या है, राजसत्ता की कमजोरी का सिद्धांत। मध्ययुगीन राजा जो थे वो कमजोर थे और उनके पास स्थायी सेना या प्रभावी प्रशासन नहीं था। मतलब अच्छे तरीके से राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे मध्ययुगीन बहुत राजाओं के पास नहीं थी। अच्छा प्रभावशाली उनके पास संस्था नहीं था। ठीक है। और सेना नहीं थी। तो उन्होंने शासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंप दी, राज्य की शासन और उसकी मतलब सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप दी सामंतों को, क्योंकि सामंतों के पास सेनाएं थी, बहुत ही अच्छे सेनाएं थी और अच्छे तरीके से प्रशासन करना भी उनको आता था। तो इससे सामंत अधिक शक्तिशाली बनते चले गए। छठा नंबर है चर्च की भूमिका का सिद्धांत। देखिए चर्च जो था वो मध्ययुगीन यूरोप की सबसे प्रभावशाली संस्था थी और उसके पास जो मतलब भूमि जो थी वो बहुत विशाल रूप में थी। तो विशाल भूमि थी, वह सामंतवाद का समर्थन करता था। चर्च ने सामंती व्यवस्था को धार्मिक मान्यता दी, जिससे यह व्यवस्था और स्थायी हो गई। अब चर्च ने क्या किया, उस सामंती व्यवस्था को धर्म का मतलब स्थायी धार्मिक मान्यता दे दी और इसके चलते वो सामंती व्यवस्था और सामंत व्यवस्था जो था वो और भी दृढ़ हो गया। सातवां नंबर है दास प्रथा और सर्प प्रथा की ओर परिवर्तन। देखिए रोमन काल की दास प्रथा धीरे धीरे समाप्त हुई और उसी जगह सर्प प्रथा आई। सर्प पूरी तरह गुलाम नहीं थे, लेकिन भूमि से बंधे हुए जरूर थे। मतलब जो दास प्रथा थी वो तो पूरी तरह से गुलाम थे, लेकिन जो सर्प प्रथा थी वो सर्प जो प्रथा थी वो पूरी तरह से गुलाम नहीं थे, लेकिन भूमि से जरूर जुड़े हुए थे, क्योंकि भूमि ही उस समय की सबसे शक्तिशाली चीज हुआ करती थी। तो यही स्थिति सामंती समाज की पहचान बन गई। आठवां नंबर है सैनिक सेवा और जागीर प्रणाली। तो राजा सामंतों को भूमि मतलब जागीर देते थे। राजा जो थे वो सामंतों को भूमि देते थे और उसके बदले में उनसे सैनिक सेवा लेते थे। मान लीजिए राजा को सैनिक जरूरत है तो सामंतों को बोलेगा कि मुझे सैनिक की सहायता की जरूरत है। सैनिक जाएंगे, सामंतों के सैनिक जाएंगे उसकी सहायता करने राजा की। राजा उसके बदले में सामंतों को और भूमि देगा। ठीक है। तो युद्ध के समय सामंत अपनी सेना लेकर राजा की सहायता करते थे। यह जो आपसी समझौता था वो सामंतवाद का मुख्य आधार बन गया। 9 नंबर का है सामाजिक वर्ग विभाजन का सिद्धांत। देखिए सामंतवाद ने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था, राजा और सामंत, पादरी वर्ग और किसान और या फिर सर्प वर्ग। देखिए यह वर्ग व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और समाज में असमानता बढ़ती गई। अब ये जो 3 वर्गों में बटा हुआ सामंत समाज, सामंतवाद ने क्या किया, समाज को 3 वर्गों में बांटा और ये जो 3 वर्ग बांटे गए ये जन्म आधारित कर दिए गए। ठीक है। तो ये जन्म पर आधारित थी, न कि इसके कर्म पर। तो समाज में इसके इसके चलते असमानता बढ़ गई। 10वां नंबर है व्यक्तिगत निष्ठा और परंपरा का सिद्धांत। सामंतवाद कानून से अधिक व्यक्तिगत निष्ठा और परंपराओं पर आधारित था। जो सामंतवाद था वो कानून से अधिक व्यक्तिगत था और उसकी प्रतिष्ठा और परंपरा पर जो ये सारी चीजें थी वो आधारित थी। राजा और सामंत तथा सामंत और किसान के बीच संबंध व्यक्तिगत वफादारी पर टिके थे। मतलब ऐसी वफादारी करते थे कि उस पर विश्वास करके उन पर सारी चीजों का भरोसा किया जा सकता था। तो इसी तरह उनके संबंध जो थे वो टिके हुए थे, राजा और सामंत का, सामंत और किसान का, जिससे यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे
कि अतः स्पष्ट है कि मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद का उदय किसी एक कारण से नहीं हुआ है। मतलब एक कारण नहीं था सामंतवाद के जन्म लेने का, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण सामंतवाद का जन्म हुआ, बल्कि रोमन साम्राज्य का पतन था, असुरक्षा थी, भूमि आधारित अर्थव्यवस्था था, कमजोर राज्यसत्ता और चर्च की भूमिका जैसे अनेक कारणों से संयुक्त प्रभाव से इसका जन्म हुआ था सामंतवाद का। तो यह व्यवस्था यूरोप में कई सदियों तक बनी रही और उसने यूरोपीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया था। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से मास्टर ऑफ हिस्ट्री का समझ में आया होगा। अगर आसान तरीके से और भी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करते रहिए, बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।